2014 को हुई थी। उसके कुछ ही दिन पहले पूरे उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा आउटेज, पावर का आउटेज हुआ था। लगभग हम सब गर्मी के दिनों में बिना बिजली के सो रहे थे, बिना बिजली के काम चल रहा था। उस समय तो नवीकरणीय ऊर्जा भी ज्यादा नहीं थी। जहां तक मुझे याद है शायद 1000-2000 मेगावाट ही नवीकरणीय, गीगावाट ही नवीकरणीय ऊर्जा थी। सॉरी 1000-2000 मेगावाट ही 1 और 2 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा देश में उपलब्ध थी। ऐसी परिस्थिति में एक पत्रकार ने तो ये भी लिखा था, क्योंकि मुझे ऊर्जा का विभाग मिला, बैप्टिज्म बाय आउटेज, कंसिडरिंग द मैसिव आउटेज दैट द नेशन वाज गोइंग थ्रू। अगर हम वहां की स्थिति से आज की स्थिति 11-11.5 वर्षों का कार्यकाल मोदी जी का देखें तो ये जो पूरा प्रवाह है, पूरी जर्नी है, ये दिखाती है कि बहुत निर्णायक नेतृत्व जब बड़े आकांक्षा लेके चलता है, बड़े दूरदृष्टि की सोच रहती है, ईमानदार काम करता है और पूरे समय आउटकम पे फोकस रखता है कि क्या इसका परिणाम होगा, परिणाम से क्या प्रभाव होगा लोगों के जीवन में, तो कैसे देश का भविष्य, देश की सोच, देश के खुद का काम करने का ढंग बदल सकता है। अगर हम एनर्जी सेक्टर को देखें तो एक प्रकार से ये 11 वर्ष की जर्नी एनर्जी सेक्टर में मोदी जी के कार्यकाल में जो बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, उस जर्नी का एक प्रतीक, प्रतिबिंब के रूप में भी देखा जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत को बनाना ये हमारी प्राथमिकता है। अब आप देखिए कोल, कहाँ 2014 में रोज आपके आर्टिकल्स आते थे, रोज टीवी पेपर में पढ़ने मिलता था, फलाने पावर प्लांट में कोल शॉर्टेज है, फलानी जगह पे बिजली घर बंद पड़ा है। कोल की क्वालिटी को लेके बड़े समस्या और तकलीफें थी। अब कोल और ऑफ कोर्स कोल गेट हम भूल नहीं सकते, इतना बड़ा जिसको 8-10 लाख करोड़ का 2 लाख करोड़ का स्कैंडल, 2 लाख करोड़ का घोटाला कोयले का, उस समय का अनुमानित आंकड़ा था। वैसे तो बाद में और ज्यादा पैसे मिले ऑक्शन के माध्यम से, पर वो पूरी उस समय की जो झरझर हालत अगर हम याद करें और उसको आज के परिप्रेक्ष्य में सोचें तो कई बार तो हम भूल जाते हैं कि स्थिति क्या थी। क्वालिटी, बड़े बड़े पत्थर आते थे कोयले में, बोल्डर्स, छोटे मोटे पत्थर भी नहीं, बोल्डर्स आते थे कोयले में। पावर प्लांट होते रहते थे कि पूरे के पूरे इतने बड़े पत्थर आ रहे हैं। क्वालिटी, अगर पेमेंट करनी पड़ती थी एक पर्टिकुलर ग्रेड की, उससे 4-4 ग्रेड नीचे स्लिपेज होती थी, पर कोई सुनवाई नहीं थी और पे करना पड़ता था। भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा हमने कोलगेट में देखने को मिला। मैं तो आप लोग को कहूंगा कि अभी भी एक बार वो जो स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग्स है, 35, 36, 37, वो जो 3-4 स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग्स थे, वो आज की पीढ़ी ने भी देखनी चाहिए। युवा जर्नलिस्ट जो है, युवा युवतियों तक पहुंचाएं ये बात कि दिन दहाड़े कैसे चोरी होती है। वो आपको अगर देखना है तो उस कोयले के आवंटन को देख लीजिए, कोल ब्लॉक्स के आवंटन को, जिससे हमारी नई पीढ़ी को पता चले काम कैसे नहीं करना और बेईमानी क्या होती है, जिससे हम बचे आगे की बेईमानी से। और आज प्रोडक्शन, अगर जो बदलाव हुआ है वो देखें
तो हमने 1 बिलियन टन का प्रोडक्शन से ज्यादा पिछले वर्ष किया है। 1.05 बिलियन टन यानी 1050 मिलियन टन पिछले वर्ष प्रोडक्शन हुआ। जो इंपोर्ट करना पड़ता था, आयात, वो लगातार घटते जा रहे। देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखिए तो बहुत बड़े पैमाने पे फॉरेन एक्सचेंज सेविंग हुई है। पर स्टैंड अलोन फिगर भी देखें तो 8% इंपोर्ट घटा है। दो आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आप सब इकोनॉमिक जर्नलिस्ट भी हैं, हमने जो देखना चाहिए ऐसे कि कोल की रिक्वायरमेंट क्या ग्रो कर रही है। पहले कितना कोल इंपोर्ट होता था, आउट ऑफ हाउ मच, और अब जो ग्रोथ हो गई है उसके हिसाब से अगर सेम ट्रेंड लाइन रहती तो ग्रोथ आज लगभग 2 गुना होता। पर उसके सामने कोल की ग्रोथ बहुत ही साधारण रही है, वो जो कोस्टल प्लांट्स वगैरह है। आपको ध्यान होगा कोल लिंकेजेस कैसे होते थे, यानी एक प्लांट जो समुद्र के नजदीक है उसमें कोयला छत्तीसगढ़ से जाता था, और जो छत्तीसगढ़ कोयल माइन के नजदीक प्लांट है उसमें पोर्ट पे माल विदेश से इंपोर्ट होके ट्रेन से जाता था। एक ही समय पे ट्रेन दोनों तरफ, एक तरफ कोयला लेके जा रही है, दूसरी तरफ भी कोयला लेके जा रही है। हमने रैशनलाइज किए कोल लिंकेजेस, और उस समय 2014-15 में 5,000 करोड़ से अधिक बचा था देश का। और ये सब जो मैं बचत बता रहा हूं, ये सब पारदर्शिता, ये अल्टीमेटली कंज्यूमर को लाभ दिए। बिजली के दाम ज्यादा ना बढ़े, बिजली के दाम नियंत्रण में रहे, संतुलन में रहे, इसकी भी चिंता की गई। सोलर पावर, जैसे मैंने बताया, पिछले 11 वर्षों में 46 गुना बढ़ा है, 46 टाइम्स। आज 100 गीगावाट से ज्यादा हो गया है ना, 127 गीगावाट, तो 46 गुना, जो 1.5 गीगावाट जो था, 1.5 गीगावाट 46 टाइम्स बढ़ा है, या 2 होगा उस समय, 2 गीगावाट 46 टाइम्स बढ़ के आज 100 के अधिक हो गया। विंड की कैपेसिटी 21 गीगावाट थी 2014 में, आज 53 गीगावाट हो गई है, 2.5 गुना बन गई है। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग देखें तो आज भारत दुनिया का 4th लार्जेस्ट रिफाइनिंग हब बन गया है, और 20% कैपेसिटी एडिशन पाइपलाइन में है। नेचुरल गैस पाइपलाइन, पहले तो उज्ज्वला योजना से सभी के पास हमने गैस सिलेंडर पहुंचाया, मुफ्त में 12 करोड़ के करीब गैस सिलेंडर दिए गए। उसके अलावा 10-11 करोड़ सिलेंडर मध्यम वर्ग को मिले। तो आज शायद देश में कोई घर नहीं होगा, छोटे मोटा कोई रह गया हो तो पता नहीं, पर साधारणतः हर एक को आज गैस एलपीजी के माध्यम से घर में उपलब्ध है। चूल्हे, पुराने चूल्हों पे आज कुकिंग नहीं करना पड़ता। 400 सिगरेट हमारी बहनें, माताओं को शरीर में रोज लेने की आवश्यकता नहीं है, ये तो सुनिश्चित किया ही। और वो जमाना गया जब एमपी के लेटर पे आपको सिलेंडर कनेक्शन मिलता था। अब तो दुकान पे जाओ और एक दिन में आपको सिलेंडर कनेक्शन घर पे मिल जाता है। गरीबों को तो मुफ्त में मिला। सिलेंडर के लिए भी आज कोई तकलीफ नहीं होती है। पहले मुझे याद है मेरे खुद के घर में 2 सिलेंडर होते थे कि एक खत्म हो जाए तो दूसरा आने में पता नहीं कितने दिन लगेंगे, तो दूसरे सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था। सब लगभग मध्यम वर्ग परिवार यही कोशिश करते थे कि 2 सिलेंडर का कनेक्शन मिल जाए। आज आपका सिलेंडर खत्म हुआ, आप दुकान में फोन करो, घंटों में आपके पास पहुंच जाता है। और साथ ही साथ शहरों में नेचुरल गैस पाइपलाइन से लोगों को पहुंचे, इसका भी बहुत बड़े रूप में विस्तार हुआ है। दिल्ली में तो अधिकांश सभी जगह पाइपलाइन से मिल जाती है गैस, मुंबई में भी बढ़ते जा रही है। आजकल तो कोई हमने सिलेंडर शहरों में आते बहुत कम देखते हैं। आज कोई इतना बड़ा 40-50 किलो का सिलेंडर
अपने बदन पे लेके ढो के जा रहे हैं, ऐसा दृश्य मेरे समय में तो सुबह से रात तक सड़कों पे दिखता था। वो छोटी गाड़ी में आता था, बीसीसीएल भारत को गैस वगैरह के छोटी 3 व्हीलर 4 व्हीलर में आते थे, गैस के सिलेंडर लेके अपना बॉडी अपने कंधे पे उठा के 4-4 माला ऊपर लेके जाना पड़ता था, क्योंकि 4 माले तक लिफ्ट कंपलसरी नहीं थी। वो सब दृश्य आस्ते आस्ते खत्म हो रहा है। एक बार शहर कवर हो जाएंगे, टियर 2 टियर 3 सिटीज, फिर कोशिश रहेगी पूरे देश में नेचुरल गैस पाइपलाइन से। सोचिए कितना बड़ा सौगात होगी देश के लिए। और अंत में अब पार्लियामेंट के समक्ष शांति बिल लाया गया है, जो न्यूक्लियर एनर्जी में भारत को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। प्राइवेट प्लेयर्स को भी एनकरेज करेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी एनकरेज करेगा, और साथ ही साथ आगे चल के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एसएमआरस देश में बड़े पैमाने पे लग सके, जिससे एक तो कभी पावर कट की समस्या ना हो, दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी को और बल मिले, क्योंकि सोलर एंड विंड अकेले 24 घंटे बिजली नहीं दे सकती है। न्यूक्लियर एक ऐसा है जो पीक आवर्स में भी आपको पर्याप्त बिजली दे सकता है। तो सोलर विंड न्यूक्लियर कॉम्बिनेशन हो जाए तो 24 घंटे आपको नवीकरणीय ऊर्जा, साफ ऊर्जा मिल सकती है। और साथ ही साथ डेटा सेंटर्स, जिसको हम बड़े पैमाने पे प्रमोट करना चाह रहे हैं, और जो रिन्यूएबल एनर्जी भी चाहते हैं, रिलायबल पावर भी चाहते हैं, उसमें भी न्यूक्लियर पावर का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और एसएमआर के माध्यम से तो एक एक डेटा सेंटर ही आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं इससे सब बता रहा हूं कि आपके ध्यान में आए कि ये मोदी जी की जो सोच है वो कैसे बहुमुखी सोच होती है, कॉम्प्रिहेंसिव थिंकिंग। एक तीर से कैसे 4 निशान। तो न्यूक्लियर एनर्जी आएगी तो रिन्यूएबल एनर्जी को बल मिलेगा, पीक आवर्स में भी क्लीन एनर्जी मिलेगी, 24 घंटे क्लीन एनर्जी मिलेगी, तो डेटा सेंटर्स आएंगे। डेटा सेंटर्स में बड़े पैमाने पे पावर रिक्वायरमेंट है, और सर्ज होता है पावर का, प्रोसेसिंग जब हो रही है, वो सर्ज न्यूक्लियर पावर अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। नहीं तो सर्ज के कारण कई बार सामान्य जो हाउस होल्ड कनेक्शन या इंडस्ट्री कनेक्शन है उनको नुकसान हो सकता। कैसे बहुमुखी सोच के साथ, मुझे याद है पहले 2-3 महीने में ही जो मनमोहन सिंह सरकार का 20 गीगावाट का टारगेट था, मोदी जी ने पहले ही 2-3 महीने में उसको सीधा 5 गुना 100 गीगावाट कर दिया था सोलर पावर का। हमने पेरिस में कहा था कि हम 40-45% हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रिन्यूएबल कर देंगे। 8 साल पहले ही हमने कर दिया, 8 साल पहले जो निर्धारित लक्ष्य था उसके। तो ये दर्शाता है कैसे कांग्रेस और उनके साथी दल, कभी यूपीए बोलते हैं, आजकल इंडिया अलायंस बोलते हैं, उनके कामकाज, उनके राज्य सरकार, उनके केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में ब्लैकआउट्स और पावर कट्स डिफाइन करता था भारत का ऊर्जा क्षेत्र। और मोदी जी के कार्यकाल में जो 2.5-3 करोड़ परिवारों को कभी बिजली देखने को नहीं मिली, उन सबको भी सौभाग्य योजना से बिजली मिली। 24 घंटे बिजली पहुंची सबके यहाँ पे। जो 18,452 गांव में बिजली पहुंची नहीं थी आजादी के बाद, कल्पना करिए। और मैं आपको एक छोटा किस्सा बताता हूं। येल या प्रिंसटन दोनों में से एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ब्रह्मदत्त शर्मा, वो जब मैं येल या प्रिंसटन दोनों में से एक में जब मैं गया था, तब मुझे मिले थे और उन्होंने जिक्र किया था कि मैं आगरा के नजदीक मेरा गांव है। बस इतनी बात हुई थी और कुछ बात नहीं हुई थी। जब हमने 18,452 गांव में बिजली पहुंचाई, तो एक दिन उनका बड़ा वो आया कि मुझे मिलना है। मैं व्यस्त था तो मेरे ऑफिस ने कहा कि इस बार नहीं हो पाएगा, आप अगली बार आएंगे तब मिलेंगे। तो उन्होंने इंसिस्ट करके कि नहीं, चाहे 2 मिनट के लिए मुझे मिलना है। तो ऑफिस को लगा कुछ बहुत ही तकलीफ में होंगे, तो उन्होंने टाइम दे दिया। वो सिर्फ इससे मिलना चाह रहे थे। और आगरा के नजदीक, कल्पना करिए,
दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ इसलिए मिलना चाह रहे थे, धन्यवाद करने कि मेरा परिवार आजादी के बाद पहली बार बिजली प्राप्त करने वाला। तो ये सब अच्छा, उस समय बड़े हैरानी के किस्से आए थे। मुरादाबाद के माननीय सांसद बार बार आते थे बोलने कि भाई मुरादाबाद में कोई हिंदू घर को बिजली नहीं दी जा रही है, और हिंदुओं में भी अगर बिजली दी जाती है तो सिर्फ यादवों के घर में। मैं मान ही नहीं सकता था, मैंने कहा संभव ही नहीं है। तो बोले साहब मैं कह रहा हूं, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलते थे। मुरादाबाद के सांसद का नाम नहीं याद आ रहा है, गूगल करो। वो बार बार मुझे कहे कि साहब मैं कह रहा हूं आपको 3 घर को मिलती है, 4 को नहीं मिलती है, 2 को मिलती है, फिर 3 को। मैंने कहा भाई लाइन निकली तो सबको ही मिलेगी। बोले नहीं ऐसा नहीं है। फिर मैंने एक इंक्वायरी के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कहा, क्योंकि एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, स्टेट के हाथ में है। स्टेट ने कंफर्म किया कि गलत है, तो मैंने उठा के एमपी को चिट्ठी लिख दी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबको मिलती है। फिर एमपी साहब ने प्रधानमंत्री जी के पास जाके कंप्लेन की, तो माननीय प्रधानमंत्री ने मुझे कहा भाई देखो जरा अच्छी तरह। एमपी साहब वापस आए आपके इंक्वायरी के बाद, तो मैंने दिल्ली से कमेटी बना के दिल्ली से अधिकारियों को भेजा, और आपको हैरानी होगी कि बात सच साबित हुई कि यादवों को ही बिजली मिलेगी और कुछ धर्म के लोगों को ही मिलेगी, बाकी समाज को बिजली नहीं मिलेगी। ये राजनीतिकरण जो ऊर्जा विभाग का हुआ, हाँ सर्वेश जी, कुंवर सर्वेश कुमार सिंह, और वास्तव में इससे ज्यादा दुख की घटना नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य से पिछले वर्ष उनका देहांत हो गया है, पर वो उनके पत्र होंगे पावर मिनिस्ट्री में आज भी, और फिर वो इंक्वायरी रिपोर्ट होगी जिसने कंफर्म किया ये बात। आप आरटीआई से निकलवा सकते हैं। ये थी समाजवादी पार्टी की सरकार की सोच, कांग्रेस की सोच, उनके सब मिली भगत ही है ये सब, और मोदी जी की सोच के सबका साथ सबका विकास, हर एक गांव तक, हर एक घर तक बिजली पहुंचे, 24 घंटे मिले, हर खेत में मिले। यहां तक कि कुछ गांव तो घने जंगलों में थे, 20-20 किलोमीटर लोगों को कंधे पे उठा के सामान ढोना पड़ता था वहां बिजली पहुंचाने के लिए। कुछ बड़े ऊंचे पहाड़ों पे गांव में बिजली पहुंचानी पड़ी। तो कई बार कोई सोचते हैं कि भाई 18,452 गांव इतनी बड़ी संख्या नहीं है। ये सबसे डिफिकल्ट गांव थे बिजली पहुंचाने, उनको पहुंचाने का बीड़ा प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को सार्वजनिक रूप से बोल के 15 अगस्त 2014 को कहा कि 1000 दिन में मैं हर गांव तक बिजली पहुंचाऊंगा, और 1000 दिन से कम समय में देश में एक गांव नहीं रहा जब बिजली नहीं पहुंची। और पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट था, पूरा प्रोसेस पब्लिक डोमेन में रखा जाता था। पूरा एक एक गांव की जब विद्युतीकरण होती थी, ट्रांसपेरेंटली मीडिया वगैरह सब देख सकते थे, पूरा पब्लिक डोमेन में था। ये अलग बात है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है और मैं कल ही उत्तर प्रदेश से लौटा हूं, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार लाल किले से कुछ बात करने वाले थे इसके बारे में, तो मेरे विभाग को पूछा होगा कि कोई नाम बताओ गांव का जो मैं ले सकूं लाल किले से। हमने कहा साहब सब पब्लिक डोमेन में है, वेबसाइट पे कोई भी गांव का नाम उठा लो। अब दिव्य शक्ति भी इतनी हमारे साथ देती है कि उन्होंने एक गांव का नाम लिया 15 अगस्त के भाषण में, और तुरंत मीडिया के लोग टूट पड़े कि इस गांव में तो बिजली चालू नहीं है। सिद्धार्थ हंस है, उसको याद है शायद, बाकी युवा जर्नलिस्ट को याद नहीं है। नागला फटेला, वेरी गुड। तो मीडिया टूट पड़ी जैसे कोई प्रधानमंत्री जी ने बड़ा गुनाह कर दिया हो गलत। तो तुरंत मेरे पास खबर आई, हमने रिकॉर्ड्स निकाले,
7 अधिकारी समाजवादी पार्टी की सरकार के 7 अधिकारियों ने कंफर्म किया, और ये तो स्टेट से ही के माध्यम से ही करना पड़ता है, कंफर्म किया कि बिजली पहुंच गई। मैंने तुरंत टीम रवाना करी वहां पे, दिल्ली के नजदीक है इसीलिए वो एग्जाम्पल लिया होगा उन्होंने। टीम रवाना करी तो लोगों ने बताया साहब बिजली आ गई थी, हमारे घरों में भी हमने 2-4 दिन बिजली देखी। और उसके बाद यहाँ की जो माफिया है, यहाँ के जो बिजली के अधिकारी है, यहाँ के जो राजनीतिक नेता है, उन्होंने वो बिजली काट दी, बंद कर दी, और फिर हमें कहा कि कटिया कनेक्शन लो और उसका बिल हमें अलग से अनऑफिशियली दो, क्यों बिजली घर को पैसा पे करते हो। मैं इससे आपको ये सब बता रहा हूं कि देश, कई बार हम भूल जाते हैं कि 11 वर्षों में बदलाव कितना बड़ा हुआ है। और ऊर्जा एक क्षेत्र ऐसा है जो संभवतः एक सूत्र में आपको बता सकता है, मोदी जी की सोच, ईमानदार सोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास की सोच, देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की सोच, सैचुरेशन के हर व्यक्ति तक, अंतिम छोर में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक विकास पहुंचे, गरीबों का उद्धार हो, और 25 करोड़ भारतवासी हमारे भाई बहन ऐसे ही गरीबी की रेखा से बाहर नहीं निकले। बिजली, सड़क, पानी, घर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोटी, हर विषय में, पानी, हर विषय में गरीबों की चिंता हुई है, गरीबों तक विकास पहुंचा है, रोजगार के नए अवसर मिले, स्वयं रोजगार को प्रोत्साहन मिला है। मुद्रा योजना का सफलता देखिए, स्वनिधि योजना की सफलता देखिए, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की सफलता देखिए, हमारी लखपति दीदियों की काबिलियत को पहचानिए। आज किसान कंप्लेन करते हैं कि लेबर नहीं मिलती है। जब हार्वेस्टिंग या सोइंग का टाइम होता है, बुनाई का टाइम, आज लेबर नहीं मिलती है किसानों, किसानी क्षेत्र में। प्रोडक्शन और बढ़ जाए हमारे फूड ग्रेन का अगर लेबर मिलनी शुरू, तो एक प्रकार से टूटे हुए डिस्कॉम, हर प्रकार से जिनको कंगाल कहा जा सकता है, कोयले की शॉर्टेजेस जिससे पावर प्लांट को बंद हो जाना पड़ता था। अभी अभी प्रहलाद जी कोयला, कृष्ण रेड्डी जी बता रहे थे कि 50 दिन से अधिक कोयला हर बिजली घर में है, एवरेज 50 दिन से अधिक। आप सोचिए यूपीए की स्थिति और एनडीए सरकार की स्थिति, कहां शॉर्टेजेस से बिजली घर बंद हो रहे, और आज 50 दिन से अधिक हर बिजली घर में कोयला उपलब्ध है। और ये सब तब हुआ जब बिजली और पेट्रोल डीजल की डिमांड लगातार बढ़ते जा रही है। आखिर आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और 2-2.5 साल में हम विश्व की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से बिजली और एनर्जी प्रोडक्ट्स की डिमांड भी हर वर्ष बढ़ते जा रही है, बड़े पैमाने पे बढ़ते जा रही है। तो शॉर्टेज बिकेम सरप्लस। रीजनल ग्रिड्स, जिस पावर आउटेज क्यों हुई थी कि नॉर्दर्न इंडिया का ग्रिड कोलैप्स हो गया, सब रीजनल ग्रिड्स को ट्रांसमिशन लाइंस का बड़े पैमाने पे विस्तार करके एक नेशनल ग्रिड, वन नेशन वन ग्रिड बनाया गया, जिसके कारण आपने 12 साल में एक भी ऐसा आउटेज नहीं सुना होगा, क्योंकि वो सोशलाइज कर दिया है पूरे बिजली को, पूरे देश का एक ग्रिड बना दिया। रिन्यूएबल एनर्जी को बल देने के लिए वर्षों वर्षों तक रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रांसमिशन का कोई खर्चा नहीं लगाया, वो खर्चा नेशनल ग्रिड में एब्जॉर्ब कर लिया। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ग्रीन ग्रिड अलग बने, जो सोलर पार्क से लेके मेन ग्रिड तक लाए गए। एचवीडीसी पूरा जो नेटवर्क है, तुरंत मेरे पास आंकड़ा यहाँ पे नहीं है, तो मुझे जहां तक याद है 2 लाख किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइंस बनी थी पहले ही 2-3 साल में, 2 लाख किलोमीटर।
साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटी, उस समय पे उदय योजना लाए थे। उदय योजना से एक बहुमुखी कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ऊर्जा क्षेत्र का किया गया। उसी में से डिस्कॉम्स को स्ट्रेंथन किया गया, डिस्कॉम्स को डेट मुक्त किया गया जिन जिन राज्यों ने माना। और जहां तक मुझे याद है सब राज्यों ने स्वीकार किया था उदय, क्योंकि वो केंद्र सरकार की योजना राज्यों के हित में थी और बड़े पैमाने पे राज्यों ने उसका लाभ लिया। हरियाणा सबसे बेस्ट परफॉर्मर था उस समय और उसके बाद हरियाणा नेवर लुक बैक। हरियाणा की पावर सिचुएशन इज वन ऑफ द बेस्ट, गुजरात की तरह बन गई है। गुजरात तो उस समय भी आज भी, और आपकी जानकारी के लिए जब मैं ऊर्जा मंत्री बना तो पहले ही हफ्ते में गुजरात गया था पूरे दिन की वर्कशॉप करने, सीखने वहां के अधिकारियों से, वहां के बिजली घर, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, सभी अधिकारियों के साथ बैठ के दिन भर की वर्कशॉप हुई, जिसमें मैं सीखने गया था गुजरात ने कायाकल्प कैसे किया, फिर उसको हमने केंद्र में डुप्लीकेट किया। कई बार लोग कहते थे ना गुजरात मॉडल केंद्र में नहीं चलेगा, वो गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ही पावर सेक्टर में और एनर्जी सेक्टर में इस देश को नई ऊंचाइयों पे लेके गया। तो ये है एनडीए की 12 वर्ष की गाथा। सरप्लस जनरेशन, ग्रिड इंटीग्रेशन एंड अ ग्लोबल लीडर इन रिन्यूएबल एनर्जी। और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सीडेंट नहीं है, सोची समझी रणनीति। इट्स ड्रिवन बाय अ क्लियर विजन and continuous hard work. Day and night, this has been a focus area, from power scarcity to power security, and now sustainability. That is the ethos of the Modi government. Our transformation in the power sector has at its core 5 pillars. 1, universal access. Saubhagya Yojana took power to every home. 2, Ujala Yojana, energy efficiency. Almost 500 crore LED bulbs were sold under Ujala. Then after that the private sales took over. Cost of LED bulbs became almost 90% less. 100 रुपए की चीज मतलब 500-600 की चीज 40 रुपए में मिलने लगे। जो बल्ब 6 महीने चलता था 5-6 साल चलता है। जो बिजली इनकैंडेसेंट बल्ब देता था उससे कई गुना ज्यादा लुमिनेशन एलईडी बल्ब्स देते कि उससे कार्बन एमिशन भी कम हुआ। सस्टेनेबिलिटी पे फोकस होने से और एनर्जी एफिशिएंसी पे फोकस होने से कार्बन एमिशन और पोल्यूशन भी कम हो। कुकिंग गैस का मैंने बताया ही कि उज्ज्वला योजना से कैसे सब घरों तक कुकिंग मीडियम बदला और अब पीएम कुसुम योजना से अन्नदाता हमारे किसान ऊर्जा दाता पावर जनरेटर्स बन गए। अफोर्डेबिलिटी पे भी दूसरा पिलर यूनिवर्सल एक्सेस के बाद अफोर्डेबिलिटी करा है। अब जीएसटी 2 में सोलर, विंड, बाकी जो क्लीन एनर्जी इक्विपमेंट है उसकी जीएसटी को भी 12 से 5 कर दिया गया है। एथेनॉल ब्लेंडिंग जो 1.5% होता था अब 20% हो गया है। अब सोचिए कितना बड़ा सौगात हमारे गन्ना किसानों को मिला है, कितना फायदा इससे हमारे मक्का किसानों को हुआ है। 2030 तक 20% होना था, हमने 2024 में ही कर दिया 20%। इंटरस्टेट ट्रांसमिशन मैंने बताया आपको, सोलर और विंड के लिए वेव कर दी गई जिससे उसको प्रोत्साहन मिला और अफोर्डेबल हो गया। उसमें भी पारदर्शी व्यवस्था से जो सौर ऊर्जा 6.5-7 रुपए की होती थी वो 2 रुपए 30 पैसे पे आ गई। पूरी पारदर्शिता से ऑक्शन से हमने सौर ऊर्जा खरीदी। सिमिलरली विंड एनर्जी भी फीड इन टैरिफ था, उसको भी फीड इन टैरिफ बंद किया। बहुत रेजिस्टेंस थी
मुझे लगता है मेरे सब काम में पहले रेजिस्टेंस ही आती है, पर ईमानदार व्यवस्था मोदी जी का कॉलिंग कार्ड है। अगर उनको पहचानना है तो ईमानदार व्यवस्था मोदी जी के साथ जुड़ जाती है, और उसी के कारण फिर विंड एनर्जी भी जो फीड इन टैरिफ 4.5, 5, 5.5 रुपए होता था, वो भी 2.25, 2.5 रुपए पे आ गया। फिर अवेलेबिलिटी, पावर शॉर्टेजेस कहाँ 2013 में रोजमर्रा की समस्या थी, आज पावर शॉर्टेज ना के बराबर है। टेक्निकल शॉर्टेज है 0.1%। कभी कभी आज सुबह भी जैसे कुछ 8-10 सेकंड के लिए बिजली गई थी, 8-10 सेकंड्स, तो एक टेक्निकल शॉर्टेज है, कभी ट्रिप हो जाता है ट्रांसफॉर्मर या कुछ। एक यूनिफाइड ग्रिड सिस्टम मैंने बताया, पूरे ऑल इंडिया वन नेशन वन ग्रिड बनाया गया। फाइनेंशियल वायबिलिटी पीएम उदय के माध्यम से जो 1.5 लाख करोड़ के ड्यूज थे डिस्कॉम्स के, उसको घटा के 6,500 करोड़ पे ले आए 2025 में। सस्टेनेबिलिटी और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बल दिया गया। हम पहला देश है G20 में से, फर्स्ट G20 कंट्री जिसने हमारे पेरिस एग्रीमेंट के सब गोल्स अचीव किए। ये हमारी प्रतिबद्धता है पर्यावरण के प्रति। और आज 50% इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी कम्स फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स, much ahead of our 2030 target. Friends, as we approach 100 years, Viksit Bharat 2047, our strategy is to address the problems of the future. One, the National Green Hydrogen Mission, with a target of 5 million metric tons per year production by 2030, will further reduce import of fossil fuel by about 1 lakh crore rupees. Similarly, PM Surya Ghar Yojana, through which rooftop solar panels are being encouraged, we already have 20 lakh installations in place. As Prime Minister Modi said, to strengthen India's energy sector, the government is empowering the public, common man. And third, for coal mining, many of the high-powered committee recommendations have either been implemented or are under implementation, including expediting exploration of coal and other minerals and accelerating gasification. As we march towards Viksit Bharat 2047, we are confident India's energy sector will be seen as a global case study in managing speed, scale, and sustainability together. Thank you very much.